नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद में आज के एजेंडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पर राज्यसभा में होगा विचार। दिल्ली विधानसभा और उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों और उत्तरदायित्वों में संशोधन के प्रावधान। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। राज्यसभा की कार्यसूची में विनियोग विधेयक 2021, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने के प्रावधान। 2021-22 के लिए जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के बजट पर भी होगी चर्चा। और लोकसभा के एजेंडे में वित्त विधेयक 2021, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विचार और पारित करने का करेंगे प्रस्ताव। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 पर भी होगा विचार। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में काफी अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा की बात करें तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पर उच्च सदन में विचार होगा। एजेंडे में विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2021 और विनियोग विधेयक 2021 भी विचार और लौटाए जाने के लिए शामिल है। सदन में 2021-22 के लिए जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के बजट पर चर्चा भी होनी है। साथ ही जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2021, जम्मू कश्मीर विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2021, पुदुचेरी विनियोग विधेयक 2021 और पुदुचेरी विनियोग लेखानुदान विधेयक 2021 भी विचार और लौटाए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। सदन में अलग अलग विभागों, मंत्रालयों के पत्र और विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। लोकसभा की बात करें तो कार्यसूची में अहम विधायी कामकाज शामिल है। सदन में वित्त विधेयक 2021 पर विचार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 पर भी विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। सदन में अलग अलग विभागों, मंत्रालयों के पत्र और अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछेंगे। राज्यसभा के एजेंडे में आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। यह विधेयक दिल्ली विधानसभा और शासन के कामकाज के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करने वाले दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन कानून 1991 में संशोधन करता है। विधेयक में विधानसभा और लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन के प्रावधान हैं। विधेयक में प्रावधान है कि विधानसभा से पारित किसी भी कानून में सरकार शब्द का आशय लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विधानसभा की कार्य प्रक्रिया के नियम लोकसभा की कार्य प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुरूप होने चाहिए। बिल कहता है कि दिल्ली एनसीटी के रोजमर्रा के प्रशासन से संबंधित मामलों पर विचार करने और प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में किसी जांच के लिए विधानसभा ना तो खुद को सशक्त करने का कोई नियम बना सकती है और ना ही किसी कमेटी को नियम बनाने का अधिकार दे सकती है। बिल में यह भी प्रावधान है कि इस कानून के लागू होने से पहले बनाए गए सभी नियम अमान्य होंगे। बिल के मुताबिक कुछ मामलों में मंत्रियों या मंत्रिपरिषद के फैसलों पर कार्यकारी कार्रवाई से पहले उपराज्यपाल की राय ली जाएगी। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है।
और हम सीधा रुख करेंगे। हम मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय संसद भवन परिसर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आज का एजेंडा देखें तो जाहिर तौर पर आज भी काफ़ी अहम कामकाज है और हम जानते हैं क्योंकि ये बजट सत्र है और वित्तीय कामकाज काफ़ी अहम हिस्सा होता है इसका। और आज दोनों ही सदनों के एजेंडे में हम देख रहे हैं राज्यसभा में विनियोग विधेयक और साथ ही लोकसभा के एजेंडे में वित्त विधेयक, यानी वित्तीय कामकाज के लिहाज से आज का दिन भी काफ़ी अहम रहने वाला है। निश्चित तौर पे अगर फिनांस बिल की बात करें तो लोकसभा में फिनांस बिल है और फिनांस बिल जब आता है तो उसका मतलब ये होता है कि बजट की पूरी प्रक्रिया अब उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और फिनांस बिल पास होने के बाद माना ये जाता है कि बजट पारित हो गया। एक नीतिगत तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे और व्यवहारिक तौर पे, आंकड़ों के तौर पे, सारे तौर पे फिनांस बिल के पारित हो जाने के बाद माना जाता है कि बजट की प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन साथ में एप्रोप्रिएशन बिल है तो एप्रोप्रिएशन बिल की प्रक्रिया चलती रहती है, बाद में भी चलेगी। जो संचित निधि से जो पैसे निकालने हैं सरकार को खर्च के लिए, वो पैसे बाद में भी निकाले जाते रहेंगे। तो यह एक अनवरत प्रक्रिया है जो विभिन्न सत्र में भी आती है। इस सत्र में है काफ़ी, चूँकि राज्यसभा में भी आप देख रहे हैं कि एप्रोप्रिएशन बिल कई हैं और एप्रोप्रिएशन बिल 2-3 चीज़ों से संबंधित है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर से भी संबंधित है, पुडुचेरी से भी संबंधित है और उसके अलावा जो केंद्र सरकार है उसके अपने काम से भी संबंधित है। तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पे जो वित्तीय कामकाज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पे बजट सत्र जब है तो वित्तीय कामकाज की प्राथमिकता रहती है और इसी बहाने सरकार को भी अपने नीतियों को समझाने का, विपक्ष से संवाद करने का मौका मिलता है और विपक्ष को इस अवसर का उपयोग विपक्ष करती है अपने सुझाव को देने के लिए, अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने के लिए और जो मतभेद हैं, जो उनके अपने तरीके से सोचने का है, उनके अपने जो बिंदु हैं वो बिंदु सरकार को बताने के लिए इसका उपयोग होता है। तो निश्चित तौर पे आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि अब हम सत्र के आखिरी चरण की ओर बढ़ रहे हैं और दोनों सदनों में जिस तरीके से फिनांस बिलों की प्रमुखता है, मनी बिलों की प्रमुखता है, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि अब आज का दिन काफ़ी रोचक हो सकता है। जी प्रीति। बिल्कुल, और विधायी कामकाज के लिहाज से देखें तो कल हमने देखा लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 आज के एजेंडे में राज्यसभा में शामिल है और जाहिर तौर पर जो ये विधेयक है वो दिल्ली विधानसभा और शासन के कामकाज के लिए जो फ्रेमवर्क प्रदान करने वाला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन कानून 1991 है उसमें संशोधन करता है। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को लेकर राज्यसभा में क्या आसार नजर आ रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पे जैसा कि आप जानती हैं प्रीति की राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स माना जाता है और स्टेट्स के जो विचार होते हैं उनको प्रमुखता दे जाने की बात सैद्धांतिक तौर पे मानी जाती है। तो निश्चित तौर पे राज्यसभा में थोड़ी सी हो सकती है कि अलग स्थिति हो लोकसभा के तुलना में और जो मुझे जानकारी मिली है कि आज इस बात की संभावना है कि विपक्षी दल दोपहर के अवकाश के समय एक साथ बैठेंगे। संभावना यह है कि जो नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ उनकी कोई मीटिंग हो और दिल्ली जैसे मामले पे विचार करें। उसके अलावा वो दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी का भी मामला है। पुडुचेरी आप जानती हैं कि वो भी अभी विधानसभा वहाँ नहीं है, चुनाव होने हैं, वहाँ का बजट भी आने वाला है आज राज्यसभा में। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी अभी कोई विधानसभा नहीं है और वहाँ का भी बजट आने वाला है। और अभी स्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तो है ही और उसके अलावा जो सरकार ने जो वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने, तो उस वादे के मुताबिक कितना काम कर पा रही है सरकार और उस वादे के मुताबिक विपक्ष कितना उनको नंबर देती है, ये सारी चीज़ों पे आज बातचीत होगी। और ये जो दूसरा जो आज का होगा, जो भोजनावकाश के बाद का जो समय होगा वो काफ़ी रोचक होगा। सरकार और विपक्ष के बीच में काफ़ी तीखी बहस और काफ़ी रोचक बहस होने की संभावना आज दिख रही है प्रीति। बिल्कुल अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे के एजेंडे पर थोड़ा हम विस्तार से नजर डालते हैं। राज्यसभा की कार्यसूची में विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2021 और विनियोग विधेयक 2021 भी विचार और लौटाए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। सदन में 2021-22 के लिए जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के बजट पर चर्चा भी होनी है। साथ ही जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2021, जम्मू कश्मीर विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2021, पुदुचेरी विनियोग विधेयक 2021 और पुदुचेरी विनियोग लेखानुदान विधेयक 2021 भी विचार और लौटाए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन विधेयकों पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगी और इन विधेयकों को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है।
विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 114 के मुताबिक सरकार संसद की मंजूरी के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। इस धनराशि का इस्तेमाल वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है। राज्यसभा को विनियोग विधेयक में किसी संशोधन के लिए सिफारिश करने का अधिकार है। हालांकि ये लोकसभा का विशेषाधिकार है कि वो इन सिफारिशों को स्वीकार करे या नहीं। लोकसभा के एजेंडे में वित्त विधेयक 2021 शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(2) में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वित्त विधेयक कहलाते हैं, जैसे सरकार के व्यय या राजस्व से संबंधित व्यय। इसके अलावा वित्त विधेयक में किसी भी कर को लगाने या उसमें परिवर्तन करने जैसे विषय भी शामिल होते हैं। इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त विधेयक 2021 पेश किया था। वहीं लोकसभा में आज राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 पर भी विचार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। इसके तहत देश में विकास वित्त संस्थान के गठन का प्रस्ताव किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थान की कमी दूर की जा सकेगी। इस तरह के वित्तीय संस्थान की स्थापना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट भाषण में की थी। सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा विकास के लिए 7,000 परियोजनाओं की श्रृंखला तैयार की है। सरकार का 2024-25 तक बुनियादी ढांचा विकास पर 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। अखिलेश, बाकी कामकाज के लिहाज से अगर देखें तो आप बताइए कैसा दिन आज रह सकता है। और लोकसभा में हम आगे देखें तो वित्त विधेयक से अलग आज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल भी शामिल है। और हम जानते हैं कि इससे जो बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं हैं उसके लिए जो दीर्घकालिक कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थान की कमी जो महसूस की जा रही थी वो कमी कहीं ना कहीं दूर होगी। तो इस लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा? देखिए, जो मुझे सूचनाएं मिली हैं उसके हिसाब से थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण स्थिति राज्यसभा में हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का बजट, पुडुचेरी का बजट आना है और दोनों जगह भी विधानसभाएं नहीं हैं, लेकिन काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना सरकार पेश करने जा रही है। जम्मू कश्मीर का बजट तकरीबन 1,08,621 करोड़ रुपए का है और उसमें हॉर्टिकल्चर के विकास, एग्रीकल्चर के विकास, टूरिज्म के विकास, इन सारी बातों को और मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का जो है सरकार का नारा, उसके हिसाब से वो बजट पेश कर रहे हैं। तो एक संभावना है काफ़ी अच्छी बहस होने की राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा में अगर देखेंगे तो लोकसभा में फिनांस बिल, जैसा कि आप जानते हैं कि फिनांस बिल का मतलब कि बजट को पूरी तरह आखिरी रूप दिया जाना, तो निश्चित तौर पे लोकसभा में भी इस पर काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि विपक्ष के सामने एक बार फिर मौका आएगा जब पूरे आर्थिक स्थिति पर, सरकार के आर्थिक स्थिति पे वो अपनी बात कह सके, अपने सुझाव दे सके, आलोचना कर सके। तो एक सरकार के लिए निश्चित तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण समय होगा कि वो देखें कि विपक्ष किस किस बातों पे उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती है। और उसके अलावा जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की बात है, तो एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार ने बनाई है और इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए निश्चित तौर पे एक ऐसे बैंक की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिसका कि एक दीर्घकालिक उपयोग हो और जो दीर्घकालिक अवसंरचना वाले प्रस्ताव हैं उनको सीधे इस बैंक के माध्यम से कनेक्ट किया जा सके
और न सिर्फ ये बैंक सरकारी पैसे से बने, लेकिन बल्कि जो निजी कंपनियां हैं अगर वो भी चाहें तो इस बैंक में इन्वेस्ट कर सकें और उन्हें टैक्स में छूट मिल सके। तो एक तरह से कहें कि पूरे राष्ट्रीय रिसोर्स को एक बैंक से जोड़ने और उसके बाद उस बैंक के माध्यम से राष्ट्रीय अवसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, तो ये एक निश्चित तौर पे भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी पूरी संरचना को ठीक करने के लिए, उसको नया बनाने के लिए। और अधिकांश जगहों पे ये सारी ग्रीन फील्ड अवसंरचनाएं बननी है, क्योंकि जिस तरीके से विकास हमारी अवसंरचना का हुआ था उस तरीके से हुआ नहीं और जनसंख्या का दबाव भी लगातार हमारे यहाँ बढ़ता गया। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री ने कही है बात कि अवसंरचना का विकास और उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत, तो अगर इन सारी चीज़ों को जोड़कर आप देखें तो निश्चित तौर पे काफ़ी महत्वाकांक्षी ये बैंक बनने वाला है। और इस बैंक के माध्यम से ये भी देखना होगा कि जो राष्ट्रीय जो रिसोर्स है, उस राष्ट्रीय रिसोर्स के अलावा जो हमारे पास एफडीआई आता है, एफडीआई के रिसोर्स को भी किस तरीके से कनेक्ट किया जा सके ताकि जो तमाम संसाधन हैं वो अगले 4-5 सालों में देश के और संरचना के विकास में लगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिल आने वाला है। बिल्कुल अखिलेश, इसी के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए आपका। आगे एजेंडे पर नजर डालेंगे। राज्यसभा में आज विशेषाधिकार संसदीय समिति से जुड़ा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाएगा। सांसद सरोज पांडे और सस्मित पात्रा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। वहीं आज सदन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदान मांगों 2020-21 के संबंध में विभाग संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 328वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी सदन में देंगे। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2019-20 के संबंध में विभाग संबंधित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी सदन में देंगे। विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2020-21 के संबंध में विभाग संबंधित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी भी केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह सदन में साझा करेंगे। वहीं लोकसभा में भी अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। सांसद राजेंद्र अग्रवाल और कौशलेंद्र कुमार सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद वल्लभ नेनी, बाला शौरी और सुरेश पुजारी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखेंगे। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान अहम मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नकाल की शुरुआत वित्त मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद पी भट्टाचार्य पूछेंगे क्या सरकार ने विगत 2 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का आकलन किया है। सांसद अयोध्या रामी रेड्डी पूछेंगे महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकी सक्षम सार्वजनिक क्षेत्र की बैंककारी सेवा प्रदान करने का उद्देश्य रखने वाली ईज संबंधी 3 सुधार कार्यसूची की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। सांसद नीरज डांगी पूछेंगे कि सरकार ने बढ़ते ईंधन उत्पाद शुल्कों और तलीकृत पेट्रोलियम गैस करों के आय असमानता पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया है। सांसद संभाजी छत्रपति पूछेंगे क्या चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में पूंजी व्यय में वृद्धि दर्ज की गई है। सांसद अनिल देसाई पूछेंगे माल और सेवा कर सीएसटी से लागू होने के बाद से माहवार और वर्षवार इसका कितना संग्रहण हुआ है। सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह पूछेंगे किसान क्रेडिट कवरेज के वर्तमान राष्ट्रीय औसत की प्रतिशतता कितनी है। सांसद बी लिंगिया यादव पूछेंगे जीरो कूपन बॉन्ड जारी किए जाने के माध्यम से अवसंरचना का निधियन करने की अनुमति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
और अब बात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद झरण कडाडी पूछेंगे, विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है। सांसद सुखराम सिंह यादव पूछेंगे, सरकार से रोगियों को टीका लगाने की मंजूरी मिलने के बाद निजी अस्पतालों द्वारा कितनी कमाई किए जाने का अनुमान है। सांसद विकास महात्मे पूछेंगे, क्या केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में अक्सर अग्नि सुरक्षा गहन जांच कराई जाती है। सांसद रामनाथ ठाकुर पूछेंगे, स्पोर्ट इंजरी सेंटर सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में विशेष लेखा परीक्षा समिति का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था। सांसद हरनाथ सिंह यादव पूछेंगे, क्या सरकार ने ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सक्षम बनाने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य देखरेख अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है। सांसद नीरज शेखर पूछेंगे, विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत देश में स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है। और अब बात संस्कृति मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद सोनल मान सिंह पूछेंगी, मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सांस्कृतिक संस्थाओं की राज्य या संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या क्या है। विद्युत मंत्रालय से सवाल भी पूछे जाएंगे आज। सांसद इंदु बाला गोस्वामी पूछेंगी, शिमला और कुल्लू जिलों में सतलुज नदी पर प्रस्तावित लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना के लिए अवसंरचना हेतु कितना अनुदान प्रदान किया जाएगा। और अब बात लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की। आज अहम मंत्रालयों से जुड़े कई सवाल पूछे जाएंगे और प्रश्नकाल की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद विष्णु दत्त शर्मा पूछेंगे, क्या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत खजुराहो की ग्राम पंचायतों सहित मध्य प्रदेश राज्य में प्रत्येक पंचायत को कंप्यूटर से और संबंधित उपकरण प्रदान किए गए हैं। सांसद गणेश सिंह पूछेंगे, क्या स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और राजस्व संग्रहण सुगम बनाने और संपत्ति संबंधी अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित होने संपत्ति संबंधी विवादों के निपटारे में सहायता मिलने की संभावना है। और अब बात कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद अजय भट्ट पूछेंगे, क्या सरकार का विचार खंड या मंडल स्तर पर सरकारी बीज बैंकों की स्थापना करने की कोई योजना बनाने का है। सांसद मार्गनी भरत पूछेंगे, एक जिला एक उत्पाद पहल की वर्तमान स्थिति और चिन्हित किए गए जिला विशिष्ट अद्वितीय उत्पादों का जिलावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है। सांसद डॉक्टर जयंत कुमार राय पूछेंगे, क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन करने के लिए किसी उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। सांसद हरीश द्विवेदी पूछेंगे, सरकार की ओर से कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किए जाने से संबंधित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है। और अब बात रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद डी.एम. कथीर आनंद पूछेंगे, गत 3 वर्षों के दौरान देश में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया और किस उर्वरक का सर्वाधिक आयात किया गया। सांसद जगदंबिका पाल पूछेंगे, क्या सरकार ने किसानों को उर्वरक राज्य सहायता के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मॉडल को अंतिम रूप दे दिया है। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पूछेंगी, देश में जन औषधि केंद्र खोले जाने के संबंध में निर्धारित मानदंड क्या है। सांसद ए नारायण स्वामी पूछेंगे, क्या सरकार उर्वरक कंपनियों को उर्वरक राज्य सहायता संबंधी पिछले बकाये के भुगतान को किए जाने के लिए कदम उठा रही है। और अब बात गृह मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद राम मोहन नायडू किंजरापू पूछेंगे, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत किए गए उपबंधों और साथ ही आंध्र प्रदेश राज्य को दिए गए उन आश्वासनों का ब्यौरा क्या है। सांसद मीनाक्षी लेखी पूछेंगी, देश में गत 3 वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की वर्षवार संख्या कितनी है।
सांसद कुमारी प्रतिमा भौमिक पूछेंगी, क्या देश में साइबर हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है? तो थोड़ी देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है, तो अब से कुछ देर में आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। लेकिन आखिर में एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।